कहा पहला पॉइंट ये ध्यान देना है, जो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर जाएगा। इधर है हॉट इन, इधर है कोल्ड इन। इसका मतलब कंडक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? हॉट टू कोल्ड। पहला पॉइंट तो यही हो गया। और होगा क्या? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट देगा। जैसे हमने कन्वेक्शन में देखा था कि जो गर्म पानी है, गर्म पानी की बूंद है, वो गर्म पानी की बूंद ऊपर उठ के चली जाती है और फिर दूसरी पानी गर्म होती है। वैसे वो कंडक्शन करंट बनता है, कन्वेक्शन करंट बनता है। इसके केस में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मूव कराएगा। पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा, हीट का मूवमेंट होगा। कहां से कहां तक? हॉट से कोल्ड की ओर। तो वही पॉइंट कह रहा है, एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ऑफ द बॉडी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। ये कंडक्शन का डिफिनेशन होगा जो कल ही हमने दे दिया था। अब इसमें क्या रहा है देखो, मैं ऊपर से conduction in metallic rod. When one end of the metallic rod is heated, heat flow by conduction from the hot end to the cold end. जो जैसे कल एग्जांपल दिया था हमने, अंजलि का एग्जांपल दिया था। अंजलि ने रोटी बना रही, मैं ही रोटी बना रहा हूं मान लिया, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जो तवा है, तवा गर्म हुआ और तवा गर्म होकर के वो हॉट एंड हो गया। और कोल्ड एंड कौन सा हुआ? जहां पे हमने पकड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे शुरू में तो ये गर्म नहीं होगा, लेकिन गर्मी धीरे धीरे वहां से वहां तक चली जाएगी। अब इसमें दो स्टेट होगा, एक होगा वेरिएबल स्टेट और एक होगा स्टेडी स्टेट। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। Variable state. In this state, temperature of every part of the rod increases. Heat received by each cross section of the rod from hotter end to the cold end. अब ये देखो, इसमें जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं आया है, मतलब ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ की गर्मी यहाँ तक पहुंच जाएगी कंप्लीटली, तब तक इसके हर एक एंड में अलग अलग टेम्परेचर होगा। यहाँ पर अधिक रहेगा, उससे अधिक, उससे कम यहाँ रहेगा, उससे कम यहाँ रहेगा, उससे कम यहाँ रहेगा और सबसे कम यहाँ रहेगा। आ जाओ क्लास। जब ये हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड है और अभी इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लिया आप टेम्परेचर नोट करते हैं थर्मोमीटर से, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, थर्मोमीटर का टेम्परेचर लो है 98.6 है, उसको पहले झाड़ के लगाता है ना। डिजिटल वाला मैं नहीं कर रहा हूं, या डिजिटल वाले केस में भी उसको ऑन करेंगे, हम ऑन करेंगे, उसका टेम्परेचर है कम, आपका टेम्परेचर है अधिक। अभी क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम आएगा, कुछ देर के बाद वो आकर के स्थिर हो जाएगा। जब तक स्थिर नहीं हुआ है, इधर ध्यान दो, तो टेम्परेचर स्थिर नहीं हुआ तब तक टेम्परेचर मूव कर रहा है आपके बॉडी से किसकी ओर? थर्मामीटर की ओर। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो वो जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा उसको कहेंगे स्टेडी स्टेट। और जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं हुआ उसको कहेंगे हम वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट में क्या होगा? अलग अलग हिस्से में टेम्परेचर अलग अलग होगा। और स्टेडी स्टेट में क्या होगा? स्टेडी स्टेट में क्या होगा? हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह, हर एक, जब चूंकि इक्विलिब्रियम आ गया है तो हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर इक्वल आ जाएगा। इसी को पढ़ दो एक बार, पहले वेरिएबल स्टेट पढ़ दो ना। हाँ, Variable state. In this state, temperature of every part of the rod increases. Heat received by each cross section of the rod from hotter end to the cold end. Steady state. इसमें कोल्डर एंड लिखना, हॉटर है ना, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है तो ये कोल्डर हो जाएगा। After some time, a state is reached when the temperature of every cross section of the rod become constant. वही जो मैं कह रहा था कि एक समय के बाद जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा? हर एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे स्टेट को कहा जाएगा स्टेडी स्टेट। In this state, no heat is absorbed by the rod. This state of the rod is called the steady state. The rate of change of temperature with distance from hot end to the cold end is known as the temperature gradient. अब ये देखो, यहाँ पे है हाई टेम्परेचर, यहाँ पे है लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है θ1 और ये है θ2। अब इसमें से जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर डिफरेंस का रेशियो और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, वो जो होगा उसको कहा जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। यही कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। वैसे अगर रेट हम सीधे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो वहां रेट का मतलब होता है टाइम से। और जैसे अभी देखा था ना हमने कि डेंसिटी के लिए, डेंसिटी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ उसका मतलब है मास डेंसिटी, और कोई दूसरा डेंसिटी अगर है तो उसके साथ हम वो टर्म जोड़ देंगे। एनर्जी डेंसिटी यहाँ जैसे यहाँ लिखा था, ऐसे ही अगर रेट कह रहे हैं तो रेट का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और कोई दूसरा रेट कह रहे हैं तो उसको किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं वो बताना पड़ेगा। यहाँ पर ये बताया हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, ये हो गया हमारा
टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वो नीचे आ गया एक्स डिस्टेंस और ऊपर आ गया टेम्परेचर। थीटा जो है ये डेल टी लिख लो अपने समझ लेते, या डेल थीटा लिखा हो तो डेल थीटा लिख लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है क्या, निगेटिव साइन का मतलब बता दो। The negative sign show that the temperature will decrease as the distance has increased in the अब यहाँ पे एक्स जब है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है अधिक है और यहाँ पे टेम्परेचर, इसका मतलब है एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एक्स घटता जा रहा है, इसीलिए वहां पे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। unit kilometer on ऊपर में है टेम्परेचर, नीचे में है पोजीशन, तो ऊपर है जगह टेम्परेचर का केल्विन ऐसा यूनिट और पर मीटर, तो वही आ गया केल्विन मीटर इनवर्स या केल्विन पर मीटर, या के है कैपिटल के है वो ध्यान दीजिएगा, या उसी को हम लिखेंगे किसमें, सीजीएस यूनिट में, डिग्री सेल्सियस मीटर इनवर्स या पर मीटर। डायमेंशन हो जाएगा हमारा ये सीधे यहीं से टेम्परेचर का हो जाएगा डायमेंशन, L-1 आ जाएगा और K-1 आएगा, थीटा नहीं लिखना है, नहीं मीटर ही, अच्छा वो सेंटीमीटर आएगा, सही करिए, इसको सेंटीमीटर कर लेना जब हम सीजीएस में ले जाएंगे। तो यहाँ ये डायमेंशन में देखिए, इसका जो ऊपर जाएगा L-1 हो जाएगा और ऊपर केल्विन रह जाएगा, थीटा नहीं लिखना है तो चेंज कर लीजिएगा। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अभी ये समझ रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन। consider a rope of length L and the cross section area A, whose faces are maintained at temperature Q1 and Q2 respectively. Rate of heat flow dQ by dt minus। अब देखिए ये क्या है, एक रॉड लिया जिसका टेम्परेचर है, एक जगह है Q1 और एक जगह है Q2। Q1 जो है वो हायर टेम्परेचर है और Q2 क्या है, लोअर टेम्परेचर। तो हीट का मूवमेंट कहां से कहां होगा, Q1 से Q2 की ओर, वही यहां दिखा रहा है। अब इसमें कह रहा है कि हीट फ्लो का जो रेट होगा, हीट फ्लो हो गया क्या, Q, हीट फ्लो का रेट कर, अभी हमने कहा था कि अगर केवल रेट करा तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, वही यहाँ किया, dQ by dt हो गया हीट फ्लो का रेट, वो होगा पहले होगा जो अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाले थे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक स्टेप यहाँ छूटा हुआ है, जो यहाँ पे आएंगे हम, इस स्टेप पे आने से पहले जो हीट फ्लो का रेट होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dQ by dx टेम्परेचर ग्रेडियंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, दो अलग अलग होगा। मतलब जैसे हमारे पास है dQ by dt, ये पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा d थीटा बाय dx, ये Q है सॉरी, एक बार होगा, और दूसरी बार होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे हम तो हो जाएगा dQ बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dQ बाय dx। ये आ गया यहाँ पे a dQ बाय dx, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है हमको तो क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन पहले हमने देख लिया था, टेम्परेचर का डिफरेंस है इसीलिए माइनस साइन आ रहा है। अब अगर ये अगर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, dQ बाय dt जो हो जाएगा KA, और x की जगह हमने लिख दिया L, θ1 माइनस θ2 लिख दिया, समझ में आ गया ये। और इसी को और लिख सकते हैं हम dQ बाय dt इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जो 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ा है आपने ओम्स लॉ में, वहां पर क्या पढ़ा था, मिटाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ एक पेज दो पर ये एक असिस्टेंट रखती है अपना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस किस चीज पर निर्भर करता है, लेंथ पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यही था ना। और ये हो जा रहा था R इज इक्वल टू रो L बाय, इसी तरह से यहां भी L बाय ए हमारे पास है, यहां पे आकर के L नीचे है A ऊपर है, तो इस पूरे टर्म को लिख दिया A बाय L के जगह पे 1 बाय R लिख दिया। वहां पे था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, समझ में आ गया। चलो, where K is the coefficient of thermal conductivity of material or fluid, it depends on the nature of material। अब ये इसमें कह रहा है तीन चार बातें ध्यान देनी है। जो K है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, और उसको कहा हमने क्या, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है।
वो होगा क्या, सॉलिड के केस में मैक्सिमम रहेगा, लिक्विड सॉलिड और गैस के बीच में लिक्विड का जो केस होगा वो सॉलिड से तो कम होगा लेकिन गैस से अधिक होगा। लेकिन सबसे कम किस में होगा, गैस में। एक तो हो गया ये स्टेट्स ऑफ मैटर के आधार पे। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉलिड के केस में ही, अगर अलग अलग मटेरियल का अलग अलग, अब अगर जो हम केवल सॉलिड का केस ले रहे हैं तो सॉलिड के केस में भी अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। तो मैक्सिमम है हमारा वो एजी का है। जब सबसे पहले जो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी आया था उस समय में केवल एजी डालते थे हम, कंडक्टिविटी उसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उसकी अधिक होती है। बाद में कॉपर डालना शुरू किया, उसकी भी चोरी हो गई। उसके बाद एल्यूमिनियम डालना शुरू किया, गोल्ड, और सबसे अंत में एल्यूमिनियम। एयू, गोल्ड का लैटिन नाम क्या है, एजी का और एयू का। एयू को कहते हैं ऑरम, AURUM, अर्जेंटेनम, एजी से तो लैटिन नाम। एक दिन बताया था ना साइंटिफिक नेम में, साइंस का जो भी टर्म हम लेते हैं वो सारा का सारा लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। चलो, तो थर्मल रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया है, वही थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ आ गया। पढ़ो एक बार, पढ़ दो। Thermal resistance of a body is a measure of its opposition to the flow of its fluid. Thermal resistance R is equals to L by K. L/A है गया और 1/K यहाँ नीचे में आ गया। वहां पे रो ऊपर में आया था, यहाँ के नीचे में आ गया। ये केवल ध्यान रखना आपको। एप्लीकेशन देख लीजिए इसका। Application of thermal conduction. First, in winter, the iron chairs appear to be the colder than the wooden chairs. अगेन थर्मल कंडक्टिविटी के कारण होगा। गुड कंडक्टर है कौन, लोहा. लोहा, इसीलिए वो ठंडा अधिक जल्दी हो जाएगा। दूसरा देखो, Cooking utensils are made of aluminium and brass. Various their handles are made of wood or glass. ठीक है, जो हमने कल एग्जांपल लिया था, जो हाँ रोटी बनाने का ऑफेंसिव मत फील करना उसके लिए, तुम ही को कर रहे। हाँ In the fur coat, the air ensures the fur coat being bad conductor. It does not allow the body heat to flow outside. असल में जो हम थर्मल वियर पहनते हैं उसमें थर्मल वियर गर्म नहीं होता है। थर्मल वियर जो है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वो बाहर जाने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वो खराब होगी, कम होगी। चलो, Birds often swell their feather in the winter. By doing so, they enclose more air between their bodies. अगेन वही बात है, एयर है हमारा बैड कंडक्टर और एयर को रोक दे रहा है, तो हीट जो उसके पास रहेगा उसी के पास रह जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। किसके केस में? जो बर्ड्स हैं जो अपने विंग्स फैलाते हैं। इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको रेडिएशन। A perfectly black body, a body which absorbs all incident thermal radiations of the अच्छा, एक मिनट, इससे पहले मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर दे रहा है। और व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्ट। यही कारण है कि जाड़े में हम लोग कौन सा कलर पहनते हैं? ब्लैक कलर पहनते हैं, और ठंडे में गर्मी में व्हाइट, जिससे जो टेम्परेचर आया है वो अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट हो जाए। वहीं से कंसेप्ट आया परफेक्ट। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है आपका, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिया आप लोगों ने? सर एक चीज बताओ, हाँ। जब हम लोग जब हमारी बॉडी को लेके जाते हैं, जब हमारी बॉडी को लेके जाते हैं तो हम उसमें व्हाइट पहनते हैं। वो गुड कंडक्ट, वो गुड होता है वो उसका तो संस्कार से मतलब है, इसका फिजिक्स। जो आइडियल गैस इक्वेशन है एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है नहीं, वो आइडियलाइजेशन है। इसी तरह से यहाँ पे एक लॉ अभी पढ़ेंगे हम, किरचॉफ्स लॉ, जिसका रिलेशन है ब्लैक बॉडी से। तो ब्लैक बॉडी जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है वो आइडियलाइजेशन है। एक्चुअल में परफेक्टली ब्लैक बॉडी कुछ होता नहीं है। A body which absorbs all incident thermal radiation of all wavelengths and emitted out this absorbed radiation at high temperature is called a perfectly black body. जो आधा पोर्शन है वो तो आपको पहले से पता है क्या? ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। यहां तक तो आपको पता ही था।
and emitted out all these observed radiation at high temperature is called a perfectly. इसमें क्या होगा, यहाँ आने के बाद फिर इमिट भी करेगा, और इमिट जो करेगा उसमें वेवलेंथ उसका इंक्रीज हो जाएगा। जितना उसने एब्जॉर्ब किया था उतना पूरा का पूरा अगर वो इमिट कर दे रहा है, किस क्या करके, वेवलेंथ को बढ़ा करके। सुनिधि चौहान ध्यान दो यहाँ। तो जितना एब्जॉर्ब किया उस सारा का सारा इमिट कर दे रहा है। इस प्रोसेस में होगा क्या, इस प्रोसेस में हो रहा है कि उसका वेवलेंथ है वो बढ़ गया। वेवलेंथ बढ़ गया इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों मिलकर के कांस्टेंट होता है, लाइट के स्पीड के बराबर हो जाता है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ए हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है जो पीछे पढ़े थे हम, हो जाएगा 1, और आर और टी इक्वल टू हो जाएगा 0। पढ़ो एक बार। At low temperature, perfect observer. At high temperature, good emitter. अब ये कहने का मतलब है ये हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। इसको हम देखेंगे आगे किरचॉफ्स लॉ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।